नमस्कार, माई न्यू रोड में आपका स्वागत। आज के अंक में बात अंबेडकर नगर लोकसभा सीट की, जिसका लोकसभा क्रमांक है 55। अंबेडकर नगर 29 सितंबर 1995 को अपने अस्तित्व में आया, जब ये नया जिला बनाया गया। फैज़ाबाद का हिस्सा हुआ करता था उसके पहले, और फैज़ाबाद से काट करके उस समय के मुख्यमंत्री मायावती ने इसे नया जिला बनाया और भीमराव अंबेडकर के नाम पर इस जिले का नामकरण किया। अंबेडकर नगर इस जिले का नाम पड़ा। सरयू नदी के किनारे पर यह बसा हुआ है। तमसा नदी इसके बीच से होकर के गुजरती है। तमसा नदी वो नदी है जिसपे श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर के जब निकले थे तो पानी भरने के निकले थे, और बाद में वहाँ पर राजा दशरथ के बाणों से उनकी हत्या हुई थी। ओडीओपी की बात करें, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद, जो उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री अक्सर बात करते रहते हैं। पावर लूम के जरिए कपड़े बनाए जाने का कारोबार यहाँ का मुख्य व्यापार है। टांडा क्षेत्र में ये कारोबार बहुतायत में होता है। पिछले 5 दशक से 50 सालों से टांडा के हर परिवार का कोई ना कोई सदस्य इस कारोबार से जुड़ा हुआ है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि करीब 43,000 लोगों को ये क्षेत्र रोजगार देता है। टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध जो यहाँ के कपड़े हैं, उनका अब निर्यात भी खूब होने लगा है। दूसरा, सरयू नदी के किनारे पर यहाँ पे पावर प्लांट बना हुआ है जो एनटीपीसी चलाती है, और इसके लिए भी इसको जाना जाता है। ये कोयला आधारित पावर प्लांट है जहाँ से बिजली बनाई जाती है, और मुख्य पानी का जो स्रोत है वो सरयू घाघरा की जो नदी है वो है। राजनीति की बात करें तो इस लोकसभा में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। गोसाईगंज, कटहरी, टांडा, जलालपुर और अकबरपुर, ये विधानसभा की 5 सीटें हैं। जो लोकसभा के इतिहास की बात की जाए तो अंबेडकर नगर का लोकसभा का इतिहास बेहद दिलचस्प है। खासी दिलचस्पी है इसमें। बहुत ही दिलचस्प इतिहास रहा है। कई कारण है इसके पीछे। इस संसदीय सीट पे जब साल 1952 में पहला चुनाव जब देश में हुआ, तो उस समय इस सीट का नाम फैज़ाबाद पूर्व हुआ करता था। और सबसे अच्छी बात, सबसे बड़ी बात ये कही जाए कि उस सीट पर उस समय कोई क्रमांक नहीं था। फैज़ाबाद पूर्व को कोई क्रमांक अलॉट ही नहीं था। बाद में ये सीट अकबरपुर हो गई। इस सीट पर करीब 4 बार परिसीमन हुए, कई बार 1952, फिर 1960, 1975 और साल 2009, 4 बार इस सीट पर परिसीमन हो चुके थे। जो इस सीट का क्रमांक था उसमें भी कई बार बदलाव किए गए। जब पहले क्रमांक ही नहीं था, फिर बाद में जब अकबरपुर बना तो ये क्रमांक 23 अलॉट हुआ, फिर उसके बाद अब ये 55 नंबर की सीट है। चुनाव की बात की जाए तो 2008 में परिसीमन के बाद इसे लोकसभा बनाया गया, चूँकि उसके पहले जो लोकसभाएं थी लंबे समय तक ये आरक्षित लोकसभा की सीट रही, फिर बाद में ये सामान्य हुई। साल 2009 में इस सीट पर लोकसभा का पहला चुनाव हुआ, और इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के राकेश पांडे को जीत मिली। राकेश पांडे इसके पहले जब अकबरपुर की लोकसभा सीट हुआ करती थी तब भी सांसद रह चुके थे। 2014 में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर हरिओम पांडे को विजय हासिल हुई। तो 2019 में बसपा में फिर से एक बार रितेश पांडे के यहाँ से चुन करके सांसद है, और वर्तमान समय में सीट बहुजन समाज पार्टी के पास ही है। अब इस सीट पे जो प्रभावी नेता हैं उनकी बात की जाए तो राकेश पांडे, उनके परिवार का नाम पहले आएगा। आपको आपकी पुरानी यादों को एक बार ताज़ा करते हुए चलें कि 16 अक्टूबर साल 2018 को एक खबर खूब चर्चा में रही थी, जब दिल्ली के हयात होटल के बाहर बंदूक लहराने की एक घटना अखबारों में उस समय सुर्खियां बनी थी। हाई प्रोफाइल मामला था। बंदूक लहराता हुआ एक व्यक्ति जो एक कपल को धमका रहा था, वीडियो वायरल हुई थी। मामला हाई प्रोफाइल इसलिए था क्योंकि जो वो शख्स था आशीष पांडे, वो पूर्वांचल के एक राजनीतिक परिवार से संबंध रखता था। आशीष पांडे अंबेडकर नगर के पहले सांसद राकेश पांडे का बेटा था, जो राकेश पांडे के व्यापार की देखरेख करता है। लखनऊ में रियल एस्टेट, शराब और ऐसे कई कारोबारों में वो उसके कई ऐसे कारोबार हैं। राकेश पांडे की बात की जाए तो राकेश पांडे 14 अगस्त 1952 को उनका अंबेडकर नगर में ही जन्म हुआ। समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की, बाद में बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ गए। साल 2002 में विधायक बने, फिर साल 2007 का चुनाव वो हार गए, पर साल 2009 में वो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़े और चुनाव जीत करके सांसद हुए। साल 2014 में जब बसपा ने उनको फिर से अपना उम्मीदवार बनाया, पर उस मोदी लहर में वो सीट निकाल नहीं पाए, वो चुनाव
हारे। फिर उसके बाद 2019 का चुनाव वो नहीं लड़े। 2019 का चुनाव न लड़ करके उनके बेटे रितेश पांडे को बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ से उम्मीदवार बनाया। रितेश पांडे उससे पहले राजनीति में सक्रिय रहे थे, बसपा के नेता रहे थे। 23 अप्रैल 1981 को इनका जन्म हुआ। लंदन से इन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। फिर साल 2012 में देश वापसी के बाद इन्होंने चुनाव लड़ा, पर ये उस चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाए। पर साल 2017 में ये जलालपुर की विधानसभा सीट से पहली बार विधायक चुने गए। फिर 2019 में इनको बसपा ने लोकसभा का चुनाव लड़ा दिया और ये यहाँ से चुनाव जीत करके सांसद हुए। ये सीट खाली हुई, उपचुनाव हुए वहाँ पर। साल 2019 का चुनाव जीतने के बाद सितंबर 2020 में उस समय रितेश एक बार फिर सुर्खियों में रहे थे, जब उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने शादी की खबर पोस्ट की। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद ही ये सूचना दी थी कि उन्होंने इंग्लैंड की कैथरीन से शादी की है। कैथरीन के संपर्क में वो जब इंग्लैंड में पढ़ रहे थे तब से थे। इनके जो चाचा हैं पवन पांडे 1991 में अकबरपुर की विधानसभा सीट से विधायक रह चुके थे। इसके अलावा पवन पांडे को बाहुबली नेता के तौर पर जाना जाता है। इस पूरे परिवार का अंबेडकर नगर की राजनीति में ये पूरा परिवार खूब रसूखदार है और राजनीतिक इनकी पकड़ बहुत मजबूत है। इसके बाद नाम आता है हरिओम पांडे का। 1 अगस्त 1956 को इनका जन्म जलालपुर में अंबेडकर नगर के ज़िले में ही हुआ था। MA BEd की इन्होंने पढ़ाई की। खेलों में इनकी खासी दिलचस्पी थी। फिर BPEd वगैरह भी किया, कलकत्ता तक खेलने गए। साल 2014 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ करके ये चुनाव जीते और सांसद हुए। पर साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इनका टिकट काट दिया। तब ये पार्टी से नाराज़ हो गए और इन्होंने पार्टी को लेकर के कई ऐसे बयान दिए जो खूब चर्चा में रहे थे। इन्होंने यहाँ तक का आरोप लगा दिया था पार्टी में कि भारतीय जनता पार्टी में उन्हीं लोगों को टिकट मिलता है जो लड़की और पैसे सप्लाई करते हैं। इसके बाद नाम आता है राम मूर्ति वर्मा का। 1 जनवरी 1965 को इनका जन्म हुआ। समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर जाने जाते हैं। समाजवादी पार्टी के साथ ही इन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की। 1991 में अकबरपुर की विधानसभा सीट से ये चुनाव लड़े, पर वो चुनाव ये हार गए। पवन पांडे वहाँ उस समय वो चुनाव जीते थे। साल 2012 में ये समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ करके और विधायक चुने गए। फिर अखिलेश यादव की जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो सरकार में ये मंत्री बने। साल 2014 में इनको समाजवादी पार्टी ने लोकसभा का चुनाव लड़ाया, पर वो चुनाव वो मामूली अंतर से हार गए। फिर उसके बाद साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भी ये अकबरपुर की विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे, पर अपनी सीट बचा नहीं पाए। और 2019 में ये सीट, चूंकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो गया था, तो बसपा के खाते में ये सीट गई थी, तो इनको चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। इसके बाद नाम आता है रामअचल राजभर का। बसपा के बड़े नेता के तौर पर रामअचल राजभर को जाना जाता है। राजनीतिक कैरियर की शुरुआत ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव से हुई थी। हालांकि उस चुनाव में इनको बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा था। करीब 135 वोट थे, जिसमें से केवल 11 वोट इनको मिले थे। लेकिन इसके बाद से इनके राजनीतिक कैरियर में लगातार ऊंचाइयां ही आती गईं। अकबरपुर की विधानसभा सीट से इनको बसपा ने अपना उम्मीदवार बनाया 1991 में। हालांकि चुनाव हारे थे, पर हार के बावजूद भी बसपा के अंदर इनकी आवाज़ गूंजने लगी। 1993 में फिर से इसी अकबरपुर की विधानसभा सीट से बसपा ने इनको टिकट दिया, वो चुनाव जीते। इसके बाद फिर 1996, साल 2002, साल 2007 लगातार ये इस सीट से चुनाव जीत करके विधायक रहे। जब साल 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो इनको परिवहन मंत्री बनाया गया। उस समय भी ये खासे चर्चा में रहे थे, जब इन्होंने यातायात की कई सुविधाओं को अम्बेडकर नगर के साथ जोड़ा था, तो इनको खासी चर्चा मिली थी। बहरहाल साल 2017 में फिर इसी सीट से ये, साल 2012 का चुनाव हार गए थे, पर 2017 में फिर से इसी सीट से ये विधायक हैं। रामअचल राजभर जितने विधायक के तौर पर चर्चित रहते हैं, उतने ही विवादों के साथ भी इनका संबंध रहा है, गहरा संबंध रहता है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में इनके ऊपर जांचें हो चुकी हैं और बार बार इनकी पार्टी से लेकर के और दूसरे दलों के लोग इनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाते रहते हैं। कहा जाता है कि ये बहुत ही गरीब परिवार से आते थे और अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने से पहले ये चूहे मारने की दवाएं बेचा करते थे अपने संसदीय क्षेत्र में ही। रामअचल राजभर को जब ये बसपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता दयाशंकर सिंह के परिवार और उनकी बेटी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लिए भी इन पर आरोप लगा था। बाद में उस संबंध में इन्होंने कोर्ट में सरेंडर भी किया था, जेल भी गए थे और वो केस चल रहा है।
इस सीट पर अब समीकरणों की बात की जाए तो करीब 18 लाख मतदाता हैं इस सीट पर। आबादी के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ करीब 83% आबादी हिंदू धर्म से संबंध रखती है। जाति समीकरणों की बात की जाए तो यहाँ करीब करीब 4.5 लाख दलित और 2.56 लाख के आसपास मुस्लिम हैं। वहीं 2.5 लाख कुर्मी, करीब 1,45,000 के आसपास ब्राह्मण, 1.5 लाख ठाकुर, तो 1,40,000 से 45 के बीच में यादवों की संख्या है। 1.25 लाख के आसपास निषाद और राजभर लोग हैं यहाँ पर। इसके अलावा बनिया और जो मौर्य हैं वो करीब 50,000 के आसपास हैं। और शायद जो कुर्मी वोटरों की संख्या है 2.5 लाख प्लस ब्राह्मण और जो दूसरे सामान्य वोटर्स हैं, इन्हीं को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के चुनाव में अपने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा को, जो जिनका अंबेडकर नगर से कोई सीधा संबंध नहीं था, बावजूद इसके भी उन्हें वहां से चुनावी मैदान में उतारा था। बहरहाल अंबेडकर नगर बनने से पहले अकबरपुर और अभी वर्तमान अंबेडकर नगर, ये मायावती का गढ़ माना जाता है। मायावती अकबरपुर से 1998, 1999 और 2004 का चुनाव जीत करके संसद पहुंची थी। हालांकि 1999 का चुनाव जीतने के बाद उन्होंने जब 2002 में बसपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी तो मुख्यमंत्री बनी और वहां से इस्तीफा दी। फिर 2004 में जब वो सांसद चुनी गई तो 2007 में बसपा की सरकार बनी और फिर से उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया। साल 2019 में जब वो चुनावी जनसभा को संबोधित कर रही थी तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि दिल्ली का रास्ता अम्बेडकर नगर से होकर के जाता है, यदि ज़रूरत पड़ी तो वो यहीं से चुनाव लड़ेंगी। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर इस सीट पर बात की जाए तो इस सीट के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड है। साल 1991 के चुनाव में इस सीट पर सबसे कम मतों से, केवल 137 मतों के अंतर से परिणाम घोषित हुए थे। ये अपने आप में भी एक रिकॉर्ड है। बहरहाल लंबे समय तक सुरक्षित सीट रहने के बाद वर्तमान समय में ये सीट सामान्य श्रेणी की हो गई है, पर आंकड़े ये बताते हैं कि बसपा के लिए ये सीट अभी भी सुरक्षित है। धन्यवाद।